नमस्कार, मैं हूं विद्याधर गर्ग शुक्ल और आज मैं आपको एक ऐसी जगह की यात्रा पर ले चलने वाला हूं जहां पत्थर बोलते हैं, ईंटें पानी पर तैरती हैं और 800 साल पुरानी दीवारें आज भी विज्ञान को चुनौती देती हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पानी पर तैरने वाली ईंटें और इन ईंटों पर बना एक अनोखा प्राचीन मंदिर। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई जादू नहीं है, यह है प्राचीन भारतीय शिल्पकारों की अद्भुत बुद्धिमत्ता। साथियों, आज हम बात करेंगे तेलंगाना के रामप्पा मंदिर की, जो भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जो अपने मुख्य शिल्पकार, जिसने इस मंदिर को स्वयं बनाया था, के नाम से जाना जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये वो मंदिर है जिसकी ईंटें पानी में फेंको तो डूबती नहीं बल्कि तैरती रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, क्या यह कोई चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान छुपा हुआ है। तो चलिए इस रहस्य की परतें एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह मंदिर है कहां और इसका इतिहास क्या है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में स्थित है। तेलंगाना के वरंगल शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर पालमपेट नामक एक छोटे से गांव के पास ये भव्य मंदिर स्थित है। रामप्पा मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, यानी आज से लगभग 800 साल पहले। उस समय दक्षिण भारत में काकतीय राजवंश का शासन था। यहाँ काकतीय राजवंश को समझना जरूरी है। ये वो राजवंश था जिसने वारंगल को अपनी राजधानी बनाया था और दक्षिण भारत में कला, संस्कृति और स्थापत्य कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में उनके सेनापति रेचेला रुद्र ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का आधिकारिक नाम है रुद्रेश्वर मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन लोग इसे रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ एक रोचक बात है साथियों, पूरे भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर उस देवता के नाम से जाने जाते हैं जिन्हें वहाँ पूजा जाता है, कुछ मंदिर उस राजा के नाम से जाने जाते हैं जिसने उन्हें बनवाया था। लेकिन रामप्पा मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अपने मुख्य शिल्पकार के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। रामप्पा वो कुशल शिल्पकार थे जिन्होंने इस मंदिर की मूर्तियों और नक्काशी को अपने हाथों से आकार दिया था। उनकी कला इतनी अद्भुत थी कि लोगों ने मंदिर को उन्हीं के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। रामप्पा ने अपना काम इतनी लगन और समर्पण से किया कि आज उनका नाम अमर हो गया है। इसीलिए आज 800 साल बाद भी लोग उनके नाम से इस मंदिर को जानते हैं। साथियों, अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके मन में सबसे पहले आया होगा। वह यह है कि रामप्पा मंदिर की ईंटें पानी पर कैसे तैरती हैं? क्या इसमें कोई जादू है? तो इसका जवाब है नहीं, ये जादू नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने के लिए हमें पहले कुछ बुनियादी बातें समझनी होगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई चीज पानी में क्यों डूबती है और क्यों तैरती है, इसका जवाब है घनत्व, जिसे अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। घनत्व का मतलब है कि किसी वस्तु में कितना पदार्थ कितनी जगह में समाया हुआ है। अगर किसी चीज का घनत्व पानी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, और अगर किसी चीज का घनत्व पानी से कम है तो वो तैरने लगेगी। यही कारण है कि लोहे का टुकड़ा डूब जाता है पानी में, लेकिन लकड़ी पानी में तैरती रहती है। अब सामान्य ईंट, आमतौर पर जो सामान्य ईंट हम देखते हैं, वो उसमें जो हम लोग जिसे इस्तेमाल करते हैं वो मिट्टी को दबाकर और भट्टी में पकाकर बनाई जाती है। ये ठोस ईंट होती है और इसका घनत्व पानी से कई गुना ज्यादा होता है, इसलिए वो पानी में डूब जाती है। लेकिन काकतीय शिल्पकारों ने एक विशेष तकनीक अपनाई थी। उन्होंने स्थानीय मिट्टी में भूसा, पुआल और अन्य जैविक पदार्थ मिलाए। जैविक पदार्थ वो होते हैं जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से आते हैं, जैसे सूखी घास, धान की भूसी या पत्तियां इत्यादि। जब इन ईंटों को भट्टी में पकाया गया तो ये जैविक पदार्थ जलकर राख हो गए, लेकिन जहां ये पदार्थ थे वहां छोटे छोटे खोखले स्थान बन गए, जिन्हें हम एयर कैविटीज या वायु गुहिकाएं कह सकते हैं। इन एयर कैविटीज की वजह से
ईंट का कुल वजन बहुत कम हो गया, लेकिन उसका असली आकार वही रहा। नतीजा यह हुआ कि ईंट का घनत्व तो पानी से कम हो गया और इसीलिए ये ईंटें पानी में तैरती हैं। साथियों, ये वही सिद्धांत है जिस पर आज के आधुनिक लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक काम करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि काकतीय शिल्पकारों ने यह तकनीक 800 साल पहले विकसित की थी, वो भी बिना किसी आधुनिक उपकरण के। साथियों, अब एक और सवाल उठता है, अगर ये ईंटें इतनी हल्की हैं तो क्या पूरा मंदिर इन्हीं ईंटों से बना है? इसका जवाब है नहीं। साथियों, काकतीय शिल्पकार बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने समझा कि हर जगह अगर एक ही सामग्री का उपयोग किया जाएगा तो वो उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक मल्टी मटेरियल अप्रोच अपनाई, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग सामग्री का उपयोग किया। मंदिर के नींव और दीवारों में जहां ज्यादा भार सहना रहता है वहां बेसाल्ट का उपयोग किया। बेसाल्ट एक कठोर ज्वालामुखी पत्थर है जो बहुत मजबूत होता है, तो नींव में और दीवारों में जहां पर ज्यादा भार पड़ता है वहां उन्होंने बेसाल्ट का उपयोग किया। और मूर्तियों और नक्काशी के लिए सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर का उपयोग किया। यह पत्थर अपेक्षाकृत नरम होता है, बलुआ पत्थर नरम होता है जैसा आप जानते हैं, जिस पर बारीक नक्काशी करना बहुत आसान होता है। और मंदिर के शिखर यानी ऊपरी गुंबदनुमा संरचना में इन हल्की तैरने वाली ईंटों का उपयोग किया गया। अब इसके पीछे का विज्ञान समझिए। जब कोई ऊंची इमारत बनाई जाती है तो उसके ऊपरी हिस्से का भार नीचे के हिस्से पर पड़ता है। अगर ऊपरी हिस्सा बहुत भारी हो तो नींव पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे इमारत अस्थिर हो सकती है, खासकर भूकंप के समय। काकतीय शिल्पकारों ने शिखर में हल्की ईंटों का उपयोग करके ऊपरी भार को कम किया। इससे मंदिर का गुरुत्व केंद्र नीचे की ओर रहा और संरचना ज्यादा स्टेबल हुई, स्थिर हुई। इसका प्रमाण यह है कि इस मंदिर ने अपने 800 साल के इतिहास में कई भूकंप झेले हैं, लेकिन आज भी ये मंदिर टस से मस नहीं हुआ और अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। जबकि इसी क्षेत्र के कई अन्य मंदिर भूकंप के चलते ध्वस्त हो गए, नस्तनाबूद हो गए, और दूसरी इमारतें भी उस जमाने की जो सब नस्तनाबूद हो गई, लेकिन ये मंदिर ज्यों का त्यों अडिग खड़ा हुआ है। तो ये भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन आज आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे सदियों पहले समझ लिया था। इसीलिए काकतीय शिल्पकारों ने ऐसी तकनीकें विकसित की थी जो आज भी हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। अब बात करते हैं रामप्पा मंदिर की अन्य स्थापत्य विशेषताओं की। रामप्पा मंदिर एक तारे के आकार के चबूतरे पर खड़ा है, तारा मतलब स्टार। इसे स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं। यह काकतीय स्थापत्य कला की एक विशेष पहचान है। अब आप सोचेंगे कि तारे का मतलब स्टार के आकार का चबूतरा क्यों बना था? साथियों, इसके पीछे भी विज्ञान है। जब कोई इमारत वर्गाकार या आयताकार चबूतरे पर होती है तो भार कुछ विशेष बिंदुओं पर केंद्रित होता है, लेकिन तारे के आकार, स्टार के आकार के चबूतरे में कई कोण होते हैं, जिससे भार समान रूप से वितरित हो जाता है और इससे नींव ज्यादा स्थिर रहती है। रामप्पा मंदिर की दीवारों पर जो नक्काशी है वो अद्भुत है। यहाँ अप्सराओं की मूर्तियां हैं जो नृत्य करती प्रतीत होती हैं। इन्हें देखकर लगता है कि बस अभी हिलने ही वाली हैं। संगीतकारों की मूर्तियां हैं जो विभिन्न वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। योद्धाओं की मूर्तियां हैं जो विभिन्न मुद्राओं में हैं, और पुष्प तथा ज्यामितीय आकृतियों की बारीक नक्काशी है जो आज भी जीवंत लगती है। एक विशेष बात यह है कि इन मूर्तियों में बारीक छेद किए गए हैं। इस तकनीक को ड्रिलिंग टेक्निक कहते हैं। इससे मूर्तियों में गहराई और त्रिआयामी प्रभाव आता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक भव्य नंदी की प्रतिमा है। नंदी भगवान शिव का वाहन है और हर शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होती है, लेकिन रामप्पा मंदिर की नंदी प्रतिमा विशेष है। इसकी सतह इतनी चमकदार और पॉलिश्ड है कि लगता है कि जैसे कांच पर हाथ फेर रहे हों, और इसके अनुपात इतने सटीक हैं कि आधुनिक मापक यंत्रों से भी इसमें कोई त्रुटि नहीं मिलती। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरवशाली बात यह है, जुलाई 2021 में रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिल चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। जब किसी स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिल जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो स्थान पूरी मानवता की विरासत माना जा चुका है। इसे संरक्षित करना पूरे विश्व की जिम्मेदारी बन जाती है। यूनेस्को ने रामप्पा मंदिर को इस दर्जे के लिए क्यों चुना, इसके कई कारण थे। पहला, काकतीय काल की असाधारण शिल्पकला। दूसरा,
अनूठी निर्माण तकनीकें जिसमें तैरने वाली ईंटें भी शामिल हैं। तीसरा, 800 वर्षों से अधिक समय तक इसका संरक्षित रहना। और चौथा, भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की एक विशिष्ट शैली का प्रतिनिधित्व करना। इस दर्जे के बाद रामप्पा मंदिर भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुका है और ये तेलंगाना राज्य का पहला विश्व धरोहर स्थल है। अब थोड़ा काकतीय राजवंश के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि उनकी चर्चा के बिना इस मंदिर की कहानी अधूरी है। काकतीय राजवंश ने दक्षिण भारत पर लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था, 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। इस दौरान उन्होंने न केवल मंदिर बनवाए बल्कि सिंचाई के लिए विशाल जलाशय भी बनवाए। रामप्पा मंदिर के पास ही रामप्पा झील भी है, जो काकतीय काल में ही बनाई गई थी। यह झील आज भी चालू है, कार्यरत है और आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई में मदद करती है। काकतीय राजाओं ने कला और संस्कृति को बहुत प्रोत्साहित किया था। उन्होंने शिल्पकारों, मूर्तिकारों और कारीगरों को राजकीय संरक्षण दिया था। इसी कारण इस काल में स्थापत्य कला अपने चरम सीमा पर पहुंची थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों के कारण काकतीय साम्राज्य का पतन हो गया। वारंगल का किला ध्वस्त हो गया और काकतीय शासन समाप्त हो गया। लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। रामप्पा मंदिर उसी विरासत का एक जीवंत उदाहरण है। साथियों, इन काकतीय शासकों ने भी अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखा और ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। साथियों, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आज के आधुनिक युग में इस प्राचीन विज्ञान की क्या प्रासंगिकता है? जवाब है, इसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। साथियों, आज जब हम भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाने की बात करते हैं तो हम उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करते हैं जो काकतीय शिल्पकारों ने 800 साल पहले अपनाए थे। हल्के पदार्थों का ऊपरी संरचना में उपयोग, भार का समान वितरण और स्थिर नींव, ये सब आज भी सिविल इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांत हैं। आज जब हम लाइट वेट कंक्रीट और एरेटेड ब्लॉक्स की बात करते हैं तो वो उसी विचार पर आधारित हैं जो काकतीय ईंटों में था। सामग्री में वायु गुहिकाएं बनाकर उनका वजन कम करना जो उन्होंने किया था, वो आज भी वही टेक्निक अपनाई जाती है। आईआईटी और अन्य प्रमुख संस्थानों के शोधकर्ताओं ने रामप्पा मंदिर की ईंटों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि इन ईंटों में सिलिका और एल्यूमिना के साथ साथ कार्बन के अवशेष भी हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन ईंटों के निर्माण में जैविक पदार्थों का प्रयोग किया गया था। यह शोध इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने जो तकनीकें विकसित की थी वो अंधविश्वास या संयोग नहीं थी, बल्कि वैज्ञानिक समझ पर आधारित थी। आज रामप्पा मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यूनेस्को का दर्जा मिलने के बाद यहाँ देश विदेश से पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तेलंगाना सरकार ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र का बहुत विकास किया है। यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग अच्छा है। वारंगल से नियमित बस सेवा उपलब्ध है। हैदराबाद से भी सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचा जा सकता है। हैदराबाद से दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। मंदिर के पास रामप्पा मंदिर के पास रामप्पा झील है जो सूर्यास्त के समय बहुत सुंदर दिखती है और यहाँ बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अगर देखा जाए तो अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, क्योंकि इस बीच मौसम सुहावना रहता है। अब अंत में साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रामप्पा मंदिर सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ये उस समय की याद दिलाता है जब भारतीय शिल्पकार और वैज्ञानिक विश्व के सबसे प्रतिभाशाली और उन्नत लोगों में से थे। उस समय हमारे वैज्ञानिक और शिल्पकार दुनिया में सबसे उन्नत लोग माने जाते थे। इस विरासत को संरक्षित करना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी आप यहाँ जाएं, सम्मान के साथ जाएं, दीवारों पर कुछ न लिखें, कुछ कूड़ा न फैलाएं और इस अद्भुत स्थान की सुंदरता का आनंद लें। साथ ही अपने बच्चों को भी इस विरासत के बारे में बताएं, उन्हें समझाएं कि हमारे पूर्वज वास्तव में कितने प्रतिभाशाली थे। इससे उनमें अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का भाव जागेगा। तो मित्रों, आज हमने जाना रामप्पा मंदिर के बारे में, एक ऐसा मंदिर जो अपने शिल्पकार के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा मंदिर जिसकी ईंटें पानी पर तैरती हैं, एक ऐसा मंदिर जो 800 साल से भी अधिक समय से खड़ा है और कई भूकंप झेल चुका है, और एक ऐसा मंदिर जो भारतीय शिल्पकारों की अद्भुत बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। और यह मंदिर पूरे मानवता की एक धरोहर है।
रामप्पा मंदिर हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कितने प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थे, और ये हमें प्रेरित करता है कि हम भी कुछ ऐसा करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बन सके, क्योंकि हमारे पूर्वज इतने श्रेष्ठ थे। जब उन्होंने प्रमाण स्थापित कर दिए हैं तो हमें अब और मार्गदर्शन या और प्रमाण की क्या आवश्यकता है। साथियों, मैं विद्याधर गर्ग शुक्ल आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर कभी मौका मिले तो इस अद्भुत मंदिर को जरूर देखने जाएं, और जब जाएं तो उन ईंटों को अवश्य देखें जो पानी पर तैरती हैं, और सोचें कि 800 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कितनी दूरदृष्टि से काम किया था। साथियों, इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।